हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस की सीरीज। और हमारी सीरीज में आज है हमारा क्लास 8 क्लास है आज। इससे पहले 7 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप जरूर कंसीडर करें। ईवीएस की जो सीरीज चल रही है इसमें क्या है, हर सीरीज में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें थ्योरी भी होती है ईवीएस की, प्लस पैडागोजी भी होती है। ठीक है, थ्योरी प्लस पैडागोजी साथ साथ लेके चल रहे हैं। हर सीरीज में 15 क्वेश्चन मिलते हैं हर क्लास में। आज भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये सीरीज एग्जाम्स तक ऐसे ही चलने वाली है। तो अगर आप सिर्फ इस सीरीज को भी देखते हो तब भी आपको जो आपका जो सीटेट है ना वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, इसमें चैप्टर भी कवर हो रहे हैं, स्टोरी जितनी भी है वो कवर हो रही है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम कवर करते हैं। प्लस क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मतलब थ्योरी के साथ साथ पैडागोजी पोर्शन भी आपका चल रहा है। तो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर एंड सब कुछ डिटेल में करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिलेंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन में पूछा है कि गुजरात के रिस्पेक्ट में, ठीक है, गुजरात के रिस्पेक्ट में हमें बताना है लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की लोकेशन कहाँ है गुजरात के संदर्भ में। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, तो चलिए इसके लिए ना पहले मैप दिखाती हूँ आपको। मैप आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में जाओ तो मैप एक बार देख के जाना। मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है, लोकेशन सब देख के जाना। मैप मतलब आप ना इंडिया का अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है मैप से। तो आप मैप एक बार करके जाना। यूटीज और स्टेट्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कोस्टल एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैप का एक क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज श्योर। चलिए, तो आप देखिए गुजरात कहाँ है हमारा, गुजरात है यहाँ। हमें पूछा है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये है। अब इन दोनों की लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन आपको पता ही है, देखो मैप लोकेशन इस तरह देखते हैं ना, डायरेक्शंस ईस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और ये होगी हमारी साउथ। तो ये जो उत्तर प्रदेश की डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में है और गुजरात के नॉर्थ ईस्ट में है। और जो आंध्र प्रदेश है ये गुजरात के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कहाँ दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैप ना आप एक बार देख लेना, मैप आप जरूर करके ही जाना। ठीक है, बोलोगे मैम आप फोर्स करे जा रहे हो मैप करके जाना, मैप करके जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका एक नंबर भी मिस हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हमें पता है कि आनी ही आनी है तो वो हमें प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए। मैप अच्छे से करके जाना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा प्लेज cricket with his friends every evening. Which energy does he use to play cricket? रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ठीक है, लाइट एनर्जी यूज कर रहा है, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो इन चारों में से वो मस्कुलर एनर्जी यूज करता है। जब वो खेल रहा है तो अपनी मसल्स को यूज कर रहा है ना, कोई भी गेम खेल रहा है, चाहे रनिंग हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी प्ले कर रहा है, उसके लिए अब वो अपनी बॉडी का यूज कर रहा है। बॉडी के लिए मसल्स का मतलब बॉडी में मसल्स का यूज कर रहा है, तो मस्कुलर एनर्जी वो यूज कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मांसपेशियों की ऊर्जा। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक से आते हैं, वो तो आप यूं कर लोगे। नेक्स्ट है व्हेन वी बर्न फ्यूल वी गेट। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है इन चारों में से? ओनली लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी या लाइट एंड साउंड एनर्जी। तो हमें पता है जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, मान लो आपने कोयले को बर्न किया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हीट प्लस लाइट। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों ही मिलती हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, हीट एंड लाइट एनर्जी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम। असम के कॉमन राइस हैं ये, और ये चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टिकी राइस होते हैं, थोड़े से चिपचिपे होते हैं। तो ये जो वेराइटी है असम की, असम के राइस की, इन चारों में से कौन से हैं वो? बोरा राइस है, अर्बोरिया राइस है, बोम्बा राइस है या पोनी राइस है? तो वो है आपका बोरा राइस। असम के जो राइस हैं दैट इज बोरा चावल। क्लियर? उसके अलावा जो अर्बोरियो राइस हैं, ये अर्बोरियो राइस इटली के हैं, ये है इटली के। एंड बोम्बा राइस जो है, बोम्बा राइस स्पेनिश राइस है, स्पेनिश राइस। उसके अलावा जो पोनी राइस है, पोनी राइस तमिलनाडु के हैं, साउथ इंडिया के हैं। साउथ इंडिया में कहाँ के? तमिलनाडु में मोस्टली पाए जाते हैं। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन है कि असम में जो राइस की वैरायटी पाई जाती है स्टिकी राइस की, दैट इज बोरा राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ तो बहुत, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ तो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। कौन से जो मंथ है वो सही रहते हैं बी कीपिंग के लिए? बी कीपिंग में तो आपको पता ही है ना क्या होता है। बी कीपिंग में जो हनी बीज हैं उनकी टेक केयर की जाती है। तो बी कीपिंग में के लिए कौन सा जो मंथ है दैट इज गुड फॉर बिहार पीपल? तो अक्टूबर टू दिसंबर, फरवरी टू अप्रैल, अप्रैल टू जून, या फिर अगस्त से अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में ही ये जो हनी बी होती हैं वो अपने एग ले डाउन करती हैं, इसी मंथ में वो अपने अंडे देती हैं हनी बीज। और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि रेयरिंग ऑफ हनी बी को क्या कहते हैं, तो दैट इज एपीकल्चर। और मोरिकल्चर क्या होता है? मोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज, मलबरी प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। क्योंकि मलबरी जो ट्री है ना, यू होगा यहाँ पे, मलबरी के जो पौधे हैं, मलबरी लीव्स पे एक्चुअली जो हनी बीज हैं वो फीड करती हैं। दैट्स वाई मोरिकल्चर भी एपीकल्चर से ही रिलेट करता है। मोरिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, मलबरी ट्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि मलबरी लीव्स पे हनी बीज फीड करती हैं मोस्टली। तो मोरिकल्चर भी एपीकल्चर से रिलेटेड है। उसके अलावा जो हनी बी है आपकी, हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। जो हनी बी है उसका साइंटिफिक नेम है दैट इज एपिस इंडिका। और हनी बीज जो है ये लीची के फ्लावर जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लीची के फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लीची के फ्लावर ना जनवरी टू मार्च में आते हैं, जनवरी से मार्च के बीच में लीची के फ्लावर आते हैं। और ये जो हनी बीज होती हैं, हनी बी लीची के फ्लावर पे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। वहां से वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं और फिर हनी अपने छत्ते में जाके हनी बनाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था अक्टूबर से दिसंबर, कि बिहार राज्य के लोगों के लिए कौन सा महीना जो है सही रहता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में ना कुछ मसालों के नाम है, क्यूमिन है, सैफरन है, चिली है, क्लोव है, और उसमें उनके बारे में बताना है कि कौन सा जो मसाला है वो कैसा होता है, मैच करना है हमको इस बी कॉलम से। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो अपीयर्स लाइक अ नेल, नेल की तरह कौन सा मसाला है जो अपीयर होता है? क्यूमिन होता है जीरा, सैफरन होता है केसर, चिली मिर्च, क्लोव, लौंग। तो ये सब तो आपने देखे ही होंगे, लौंग आपने देखा ही होगा। तो जो लौंग होता है ना, इट अपीयर्स लाइक अ नेल। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया, एक ऑप्शन भी अगर आपको पता है कि डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट देखो यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, डी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। इट मींस आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फिर बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है अगर एक ऑप्शन से आपका काम बन जाता है तो, ठीक है। उसके अलावा ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में क्या ओरिजिनेट हो रहा है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन होता है जीरा। तो जीरा होता है स्मॉल बट फ्रेग्रेंट, खुशबू होती है, छोटा होता है बट खुशबू बहुत अच्छी होती है। सैफरन, सैफरन जो है आपका इट इज येलो इन कलर, सैफरन जो है येलो इन कलर। चिलीज ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, चिली जो है साउथ अमेरिका में उसे उत्पन्न होती है।
उनका जो ओरिजिनेशन है दैट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज। बे ऑफ बंगाल के कोस्टल स्टेट्स बताने हैं हमें कि कौन से हैं। तो उसके लिए मैप देख लीजिए। मैप आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ये है हमारा अरेबियन सी यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल और ये है हमारा इंडियन ओशन यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो अरेबियन सी है, हमें अरेबियन सी में ही पूछा है ना कि द कोस्टल स्टेट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, नहीं बे ऑफ बंगाल की कोस्टल स्टेट्स बतानी है कौन कौन सी हैं। तो बे ऑफ बंगाल की कोस्टल स्टेट्स आपको दिख रही है यहाँ पे, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है ना। ये 3 स्टेट्स आपको दिख रही हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हमें पूछा है कौन सा है, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना। तो उड़ीसा जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, क्योंकि अगर कर्नाटक और केरल की बात करें ना तो ये अरब सागर के पास है। कर्नाटक ये रहा, केरल ये रहा, ये अरेबियन सी के किनारे पे है, कोस्टल स्टेट्स हैं। हमसे बे ऑफ बंगाल के कोस्टल स्टेट्स पूछे हैं, तो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके अलावा जो ऑप्शन में एक और ऑप्शन दिया है आपको तेलंगाना का, तेलंगाना जो है ना ये कोस्टल स्टेट नहीं है, ये एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे है ना, ये लैंडलॉक स्टेट है, कोस्टल स्टेट नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि बे ऑफ बंगाल के कोस्टल स्टेट, तो दैट इज ओडिशा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं, मतलब टोटल 28 स्टेट्स है ना हमारी। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये 28 स्टेट्स हैं। तो ये टोटल 28 स्टेट्स के नाम है अलोंग विद देयर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप एक बार लर्न कर लेना, आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये टेबल आप लर्न कर लेना। उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, ये रही 8 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये 8 हमारी यूटीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका एक चैप्टर है क्लास 5 में, हुज फॉरेस्ट, जंगल किसके हैं, ये एक चैप्टर है आपकी क्लास 5th में। तो इस चैप्टर की समरी मैंने एक पहले भी प्रीवियस वीडियो में किसी एक वीडियो में डिस्कस की थी हमने, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में थोड़ी सी समरी बता देती हूँ आपको। हुज फॉरेस्ट एक चैप्टर का नाम है जो कि सूर्यमणि की स्टोरी के बारे में बताया है उस चैप्टर में। ठीक है, सूर्यमणि एक झारखंड में रहने वाली एक लेडी है, उनके बारे में ये स्टोरी है। तो ये वो एक आदिवासी थी, ट्राइबल पीपल है, थी नहीं है, मतलब लाइफ ऑफ आदिवासी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आर इंटरवाइंड विद द फॉरेस्ट। They depend on the forest for their livelihood, food, medicine and cultural practices। कि ये जो चैप्टर है ना इसमें आदिवासी लोगों के बारे में बताया गया है, आदिवासी लोगों की जो कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोग जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो फूड, मेडिसिन और कल्चर, मतलब फूड और मेडिसिन भी, मतलब फूड के लिए, मेडिसिन के लिए और अपनी ये लाइवलीहुड होता है, कमाई का जरिया, कमाई के लिए वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। तो किस तरह से उसमें सूर्यमणि की स्टोरी जो है वो बताई गई है कि सूर्यमणि ने किस तरह से एक आंदोलन चलाया था, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। और शी एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन तोरंग विच मीन जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था तोरंग, और तोरंग का मतलब होता है जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज जो है उस कम्युनिटी की लैंग्वेज है, झारखंड की एक कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी, उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज कुडुक लैंग्वेज। और उसने, सूर्यमणि ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम रखा था तोरंग, और जिसका मतलब होता है, तोरंग का मतलब होता है जंगल, तोरंग का मतलब जंगल होता है इन कुडुक लैंग्वेज। ओके, तो ये बताया गया है उस चैप्टर में। और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है वो बताया गया है कि कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा तो इस चैप्टर में राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इस एक्ट के बारे में बताया गया है कि ये जो एक्ट है किस तरह से फॉरेस्ट की कम्युनिटी, जो मतलब जो कम्युनिटीज होती हैं फॉरेस्ट की, वो वहां के लोगों को जंगल का सामान यूज करने के लिए
अनुमति देता है। एंड वहाँ के जो लोग हैं जो 25 ईयर से वहाँ रह रहे हैं, पिछले 25 सालों से वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में झूम फार्मिंग जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। और प्रोसेस ऑफ झूम फार्मिंग ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम फार्मिंग में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक्चुअली किसी एक लैंड पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी लैंड पे खेती की, मान लो आपने गेहूं उगाया, ठीक है, आपने वीट उगाई। अब क्या हुआ, जब वीट हो गई, वीट को हार्वेस्ट कर लिया गया, तो आपने कुछ टाइम के लिए इस लैंड को खाली छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया। अब इस लैंड पे वीड्स वगैरह ग्रो करेंगे, घास ग्रो करेगा, ठीक है, वो ग्रो करा और फिर क्या होगा, वो सूख जाएगा एक टाइम के बाद। जब वो ग्रो करा और वो सूख गया, आपने उसको कट करके बर्न कर दिया। अब ये लैंड जो है फिर से फर्टाइल हो गया और अब आप उस पर दूसरी फसल जो है ग्रो करोगे। मतलब आपने फसल ग्रो किया, फिर उसको लैंड को खाली छोड़ दिया, उस पर घास फूस वगैरह सब ग्रो किया। अब वो घास फूस जब सूख जाएगा, आप उसको बर्न कर दोगे, फिर आप उसके बाद दूसरी खेती करोगे। उसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग। ठीक है, एंड ये कहाँ हुआ होती है झूम फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन? मिजोरम में होती है। और मिजोरम में एक और सिस्टम है, दैट इज लोटरी सिस्टम फॉर एलोकेटिंग लैंड। लोटरी सिस्टम में क्या होता है, मतलब हर साल ना पर्टिकुलर एरिया जो है, मान लो ये खेत है कुछ, तो हर साल ये जो खेत हैं, ऐसा नहीं कि जैसे ये मेरे खेत है तो हर बार मैं ही ग्रो करूंगी, ऐसा नहीं होता। वहां क्या है, लोटरी सिस्टम होता है। लोटरी डाली जाती है लोगों के नाम की कि इस बार इस लैंड को कौन यूज करेगा, इस लैंड को कौन जो है यूज करेगा, पर्टिकुलर लैंड को। तो इसके बारे में लोटरी डलती है, कुछ कुछ चिट बनाते हैं, वो पर्चियां बना के नाम लिख देंगे कि ये जो खेती है, ये जो खेत है किसके आएंगे, तो जिसके नाम की पर्ची आएगी वो उस खेत को ग्रो करेगा, मतलब यूज करेगा। ठीक है, उस पर खेती बाड़ी करेगा, एग्रीकल्चर करेगा। तो इस तरह से ये जो लोटरी सिस्टम है ये कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो झूम फार्मिंग और ये जो लोटरी सिस्टम है दोनों इंपॉर्टेंट है और ये मिजोरम में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली फॉरेस्ट के बारे में है कि कैसे फॉरेस्ट के जो कम्युनिटी है, जो आदिवासी लोग हैं, कैसे वहाँ रहते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं, किस तरह से वो जंगल की जो चीजें हैं उनको यूज करके सरवाइव कर रहे हैं। उसके अलावा राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में दिया गया है कि जो लोग 25 सालों से, पिछले 25 सालों से वहां पे रह रहे हैं, तो उस जंगल पे उसका हक होता है। ठीक है, वो काटते वाटते नहीं है, बस टेक केयर करते हैं जंगल की। और वहां जंगल के जो मेडिसिन, जंगल से जो मेडिसिन या जो भी जड़ी बूटियां हैं वो उनको यूज कर सकते हैं वहां के लोग। उसके अलावा झूम फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में इस चैप्टर में है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और लोटरी सिस्टम है ये कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये चैप्टर की पूरी समरी है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। कौन सी जो चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है फॉरेस्ट चैप्टर के संदर्भ में? फर्स्ट ऑप्शन है तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। यस, दिस इज ट्रू। तोरंग का मतलब होता है फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। और जो सूर्यमणि थी उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था तोरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है द विलेज काउंसिल पंचायत इन झारखंड डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग वाइल लोटरी। तो लोटरी सिस्टम झारखंड में नहीं होता, लोटरी सिस्टम कहाँ होता है, ये होता है मिजोरम में, ये होता है मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट है द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव द राइट टू पीपल हु लिव हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो 15 ईयर नहीं, जो 25 सालों से रह रहे हैं उनको यूज, वो वहां के चीजों को यूज कर सकते हैं। तो 15 ईयर्स नहीं है, 25 ईयर्स है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। डी है अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है ना, दैट इज ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 कि कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। और डी है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और डी राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ 6 ml। हमें मास निकालना है कि इसका मास कितना है। हमारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है 24 ग्राम पर ml एंड हमारे पास वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम कितना है 6 ml।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी है 24, वॉल्यूम है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 24, 6 2 12, 13 14। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, मास जो है उसका जो मास है ऑब्जेक्ट का, दैट इज 144 ग्राम। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उससे पहले स्नेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो स्नेक्स होते हैं, दे हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। अपने शिकारी को चबाते नहीं है वो, ठीक है, वो स्वैलो कर जाते हैं उसको। स्नेक ऑलवेज स्वैलो देयर फूड होल। Snakes cannot hear the sound but respond only by feeling the vibration through their skin. वो साउंड नहीं सुन सकते, उनके कान नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, तो जो अपना प्रे है उसको कैसे फील करेंगे, उसको ग्राउंड की वाइब्रेशन से फील करते हैं वो, ठीक है, उनको वो सुन नहीं सकते। They only feel the vibration of the ground. Of the many kinds of snake found in our country, only 4 types of snake are poisonous. ज्यादा पॉइजनस होते हैं 4 तरह के सांप। कौन कौन से हैं, कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रुसेल वाइपर है एंड सोक स्कार्प वाइपर है, ठीक है, तो ये ज्यादा जो है पॉइजनस होते हैं। स्नेक हैज 2 होलो टीथ, 2 होलो टीथ होते हैं जिसे फैंग्स भी कहते हैं, और जब वो किसी पर्सन को काटेंगे ना, तो इन फैंग्स के थ्रू जो उनकी बॉडी का पॉइजन है पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाता है। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंग्स। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। Medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospital. Snakes are friends of farmers. They eat the rats in the field, otherwise rat would eat all the crop. ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी स्नेक्स के बारे में। अब हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है स्नेक्स के बारे में। फर्स्ट है, दे स्वैलो देयर होल फूड, पूरा फूड को पूरा स्वैलो कर जाते हैं। दिस इज राइट, वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये सही है। स्नेक्स हैव शार्प टीथ, स्नेक के शार्प टीथ होते हैं, ये भी सही है। पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स, उनके फैंग्स होते हैं पॉइजनस स्नेक्स के, जिसके थ्रू जो जहर है जिस पर्सन को वो काटेगा उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये जो फैंग होते हैं होलो टीथ होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ है, दे च्यू अप देयर प्रे। तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, वो चबाते नहीं है, वो पूरा निगल जाते हैं उसको, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है हमें बताना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन एलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। ब्रोंज एक एलॉय है और किसको मेल्ट करके बनता है, तो ये टिन और कॉपर को मेल्ट करके बनता है। कौन सा एलॉय, ब्रोंज। कांसा जो है वो टिन और कॉपर को मेल्ट करके बनता है। अच्छा, एलॉय क्या होता है, एलॉय एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अकेला ही है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये प्योर सब्सटेंस है। मतलब इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करके भी आपको गोल्ड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मान लो आपने गोल्ड को ब्रेक किया तो गोल्ड को ब्रेक करके आपको गोल्ड ही मिलेगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। उसके अलावा मिक्सचर क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस के मिक्सचर को मिक्सचर कहते हैं और कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो एलॉय है ये कैसा बनता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके एलॉय बनता है। वेयर एटलीस्ट 1 इज अ मेटल, जो हम 2 एलॉय, 2 ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं एलॉय बनाने के लिए, उसमें से एक एटलीस्ट मेटल होना ही चाहिए। दोनों भी मेटल हो सकते हैं, 2 या 3 जितने भी हम ले रहे हैं एलॉय, 2 या 3 भी मेटल हो सकते हैं, बट एक मेटल होना जरूरी है। एंड जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो उसकी में प्रॉपर ग्रेटर स्ट्रेंथ रहेगी, हार्डनेस होगी और करोजन रेजिस्टेंट, जंग से रहित होगा। तो ये जो एलॉय है ना, कैसे बनता है, एलॉय होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब 2 और मोर एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, मान लो 2 मेटल है, 2 मेटल्स भी हो सकते हैं,
2 या 3 मेटल्स भी हो सकते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, बट एक मेटल का होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा है कि 2 नॉन मेटल्स से आप एलॉय नहीं बना सकते, 2 मेटल्स हो सकते हैं और मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके भी एलॉय बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं एलॉय के। फर्स्ट है स्टील। स्टील कैसे बनता है? आयरन और कार्बन से। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से, ये दोनों ही देखो मेटल है। ब्रोंज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन से। और स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील के एलॉय कौन कौन से हैं? आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, इन चारों से बनता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। जैसे इस बार ब्रोंज से क्वेश्चन पूछा है, ब्रास से भी पूछ लिया जाता है, स्टील से भी पूछ लिया जाता है, तो ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, टिन और कॉपर राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एलिफेंट वाला क्वेश्चन भी ना हमेशा आता है, एलिफेंट हर्ड का क्वेश्चन आता ही आता है। एलिफेंट हर्ड के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 200 kg। अगर 3 month का कोई एलिफेंट का बेबी है तो उसका वेट भी कितना होगा? 200 किलोग्राम के आसपास होगा उसका वेट। एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। एलिफेंट का जो हर्ड होता है, जो झुंड होता है, उसमें मेनली फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। मेल एलिफेंट इसमें नहीं होते, क्योंकि मेल एलिफेंट जो है ना 14 to 15 ईयर्स के बाद जो है उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, वो अलग रहते हैं जो मेल होते हैं। That they leave their herd and move around alone. An adult elephant can eat up to 100 kilo of leaves and things in one day. मतलब एक दिन में एक हेल्दी एलिफेंट है, एक एडल्ट एलिफेंट है, तो एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स वो खा सकता है एक दिन में। Elephant big ears also work like fans. They flap these to keep themselves cool. Elephant do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. 2 से 4 घंटे की नींद काफी होती है उनके लिए। Elephants like to play with mud and water. ठीक है, तो ये एलिफेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि जो एलिफेंट्स हैं, जो एलिफेंट का हर्ड है उसमें फीमेल और बेबी एलिफेंट रहते हैं। जो मेल एलिफेंट है 14 to 15 ईयर्स के बाद ग्रुप को छोड़ के, उस हर्ड को छोड़ के चला जाता है, वो अलग रहता है। और एक छोटा बेबी, मतलब 3 मंथ का जो एलिफेंट का बेबी है, उसका वेट भी कितना होता है? 200 kg। एक एडल्ट एलिफेंट जो है एक दिन में 100 किलो ऑफ लीफ जो है खा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलिफेंट के बारे में। अब ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। A 3 month old baby elephant generally weigh about 100 kg। तो जी नहीं, 3 मंथ का अगर एलिफेंट का बेबी है तो उसका अराउंड 200 kg वेट होगा। ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलो ऑफ लीव एंड फिग्स इन वन डे। तो 200 किलो नहीं, 100 किलो ऑफ लीव्स जो है एक दिन में खा जाता है वो। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। Elephant do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. This statement is true. फोर्थ है, elephants like to play with mud and water. This is also true. तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, सी एंड डी। ओके, चलिए, एलिफेंट का भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। एक मिनट चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या मैं ऐसे बोले जा रही हूँ। जस्ट वेट। यस इट इज। चलो, 2 स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? इन मनाली हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, स्लैंटिंग रूफ्स एंड एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां तक तो ठीक है कि इन मनाली हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड और स्लैंटिंग रूफ्स, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड लाइन ऐड की है, एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, दिस इज नॉट ट्रू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी गलत। इन मनाली हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, स्टोन एंड स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं, बट जो एलिवेटेड हाउस होते हैं ये कहाँ बनते हैं? असम में। ज्यादा बारिश होने की वजह से नीचे पानी भर जाता है ना ग्राउंड में, दैट्स वाई बैम्बू पिलर्स के ऊपर वो उन्होंने अपने जो घर है वो बनाए होते हैं, बैम्बू पिलर्स पे वो एलिवेट होते हैं, बांसों के खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो सही है, बट पूरी सही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी गलत। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है, मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, कि मनाली में भारी बारिश होती है और बहुत बर्फबारी होती है, तो दिस इज ट्रू।
सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर है ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए तो गलत है परंतु बी जो है वो सही है, क्योंकि ये जो एलिवेटिंग हाउस बनते हैं स्ट्रॉन्ग बैम्बूस के, ये पिलर्स जो है कहाँ बनते हैं, ये असम में। ठीक है, इट इज एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, और कहाँ पे, असम में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो आजकल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। असर्शन है, इसमें एक स्टेटमेंट दी है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली कंप्रेस्ड हो जाएंगे। दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड रीजन है, इसका रीजन दिया हुआ है कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड इट गेट्स कंप्रेस्ड, कि जब हम प्रेशर लगाएंगे गैस के पार्टिकल्स पे, मॉलिक्यूल्स पे, जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना वो कम हो जाएगा और ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे। मतलब देखो, इस तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच का ये जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स पे तो ये क्या होगा, पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएगी गैस। और ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं देखो, एक ब्लैंक पेज लूं अगर मिलता है तो, रुको रुको लेट मी चेक। हाँ देखो, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, सॉलिड ये हो गया लिक्विड एंड दिस वन इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं ज्यादा उनके बीच में ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, तो हम इसको इजीली प्रेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, क्या आप उनको इजीली प्रेस कर पाते हो, नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफी अटैच्ड होते हैं, काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ज्यादा गैप नहीं होता इनमें, तो दैट्स व्हाई हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ा सा गैप होता है, तो इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, तो जब हम इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जब हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा, और हम इसलिए हम कहते हैं कि हम गैसेस मॉलिक्यूल्स को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को भी कर सकते हैं, बट गैसेस जो है ज्यादा इजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। और सॉलिड तो कंप्रेस होता ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में ऑलरेडी बहुत कम स्पेस होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। दैट्स व्हाई सॉलिड को हम इजिली प्रेस नहीं कर सकते। तो गैसेस को ज्यादा प्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, और सॉलिड को तो हम प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में काफी कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, सॉरी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के 3 मेन फंक्शन दिए हुए हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड। सेकंड है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नीचे है द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, अब हमें बताना कि स्टेम का मेन फंक्शन कौन सा है। ये तो प्लांट्स के फंक्शन हो गए 3, अब हमें बताना है इसमें स्टेम के मेन फंक्शन कौन से हैं। ओनली बी एंड सी, ओनली बी, ओनली एन बी, या फिर ए बी सी तीनों ही। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, तो हमें पता है स्टोर और प्रोड्यूस फूड कौन करता है, लीव्स करती है, ना कि स्टेम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका वो तो हो गया गलत। सेकंड है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, कि जो स्टेम है प्लांट की वो प्लांट को सपोर्ट देती है, तो दिस इज ट्रू। जो प्लांट की स्टेम है ना वो प्लांट को सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है। सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। सी है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि रूट से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो यस दिस इज ट्रू। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज जैसे हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वैसे ही प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और वेसल, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ लिख देती हूँ। दो वेस्कुलर टिश्यू हैं प्लांट के पास, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंड मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वेसल। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो जाइलम वेसल्स हैं वो क्या करती हैं? यहाँ रूट से पानी लेके पूरे प्लांट में पहुंचाती हैं। इसके लीफ में, स्टेम में, रूट्स, लीफ में, स्टेम में, ब्रांचेस में, हर जगह जो ये जाइलम वेसल्स हैं वाटर और मिनरल्स पहुंचाएंगी, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, तो बी और सी जो तीनों दोनों सही हैं। स्टेम के बारे में जो दो स्टेटमेंट्स हैं बी और सी वो सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है कि टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, प्रोड्यूस और स्टोर फूड कौन करता है? लीव्स करती है, ना कि स्टेम। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर ए, ओनली बी एंड सी। ओके, तो ये हो गया आज के टोटल 15 क्वेश्चन। आपके 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। यहाँ पे आज हमारी क्लास 8 थी ना? यस, क्लास 8 थी। मतलब आज तक हम 8 हो गए ना, हर क्लास में हम 15 क्वेश्चन करते हैं। आज हमारी थी 8th क्लास, तो उस हिसाब से अभी तक हम टोटल 120 क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्कस, है ना? देख लो कितने सारे क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपके एग्जाम 8 फरवरी तक हम और भी काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और काफी हेल्पफुल रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।